त्रिवेदी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, रेगुलर हर सैटरडे हम लाइफ इंश्योरेंस के कई सारे आइडियाज बात करते हैं। इस बार थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। पॉलिसी लेते वक्त कौन सी बातें ध्यान में रखें जिससे क्लेम में प्रॉब्लम ना हो। 9 पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वो अगर हमने जान लिए तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो चलिए, ये 9 पॉइंट कौन से है देखते हैं हम। दोस्तों, और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे एवरी सैटरडे मेरे वीडियो आपको मिलते रहे। सो अच्छे वीडियो लगे तो उसको दूसरे ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हो। सो चलिए, 9 पॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम पे हमें कौन से 9 पॉइंट ध्यान में रखने देखते हैं हम। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हैं हम, उस टाइम पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एज, डेट ऑफ बर्थ के साथ एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है वो, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ अलग है और जो हमारी लीगली डॉक्यूमेंटेशन है, जो लिविंग सर्टी है, उस टाइम पे डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ मान्य रखेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो वही डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें। साथ में इनकम कितनी है पार्टी की, तो सही इनकम बतानी जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस में। ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, उनकी हॉबीज क्या है, वो भी हमें बताना पड़ेगा। और हमारी जो सेल्फ, हमारी खुद की सब इंफॉर्मेशन वहां पे देनी पड़ेगी। अगर हमारा कोई प्रीवियस डिसीज है तो भी हमारे वहां मेंशन करना पड़ेगा। कई सारे पॉइंट से क्लेम रिजेक्शन होते हैं दोस्तों। उसमें से एक बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में गलती किया है। सो ये फॉर्म भरने में जो जो मैंडेटरी है वो हमें भरना है, और वो इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए। और अगर ये इंफॉर्मेशन में कुछ भी गलत लिख दिया तो आगे जाके क्लेम में प्रॉब्लम हो सकता है। आगे जाके शायद एज में भी अगर डिफरेंस रहा, जहाँ पे हॉस्पिटल ने अलग एज दिखाई और आपने वहां पे जो डेट ऑफ बर्थ है फॉर्म भरने के टाइम वो अलग दिखाई है, तो भी क्लेम रिजेक्शन हो सकता है। सो सबसे पहला पॉइंट है, फॉर्म फिलअप जब भी करो पार्टी के सामने करो, या पार्टी को ही फॉर्म फिलअप करने के लिए दे सकते हैं। सो पूरी डिटेल्स के साथ सभी जो इंफॉर्मेशन है वो सही लिखनी चाहिए, जिससे आगे जाके हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, एग्जिस्टिंग डिसीज। दोस्तों, आज अगर एज 40 के ऊपर है, कई सारी बीमारियां लगती है। आज डायबिटीज शायद है, मेंशन करना चाहिए। आज अगर शुगर है, शुगर लेवल आता है, वो भी मेंशन करना चाहिए। आज अगर कोई बैड हैबिट है, चाहे अल्कोहल सेवन की हैबिट है या चाहे टोबैको आप सेवन करते हो, तो वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, आज कई कई बार ऐसा होता है कि हेरिडिटी डिसीज है, हमारे फादर को भी अगर कोई बीमारी है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है, तो दोस्तों वो भी मेंशन करना जरूरी है। क्योंकि कल जाके अगर उनके रिलेटेड क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो अगर एग्जिस्टिंग बीमारियां है वो सब मेंशन करना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ कई बार लोग सिगारेट पीते हैं। आज सिगारेट पीते हो तो मेडिक्लेम मिलता है, किसने बोला नहीं मिलता है, 100% मिलता है। लेकिन उसके लिए 2-3 रिपोर्ट लगते हैं, तो वो दो तीन रिपोर्ट करने पड़ेंगे। कभी कभी हम वो जो इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को दिखाते नहीं है, एजेंट को बताते नहीं है, और आगे जाके कभी क्लेम आता है और क्लेम में जब रिपोर्टिंग में पता चलता है कि वो 5-10 साल से सिगरेट पी रहे हैं, तो तब जाके इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है। सो अगर आप धूम्रपान कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखाओ, जिससे आपको क्लेम तो मिलता है। आफ्टर 3 इयर्स एग्जिस्टिंग डिसीज, 3 साल खत्म होने के बाद जब चौथे साल का, फोर्थ ईयर का प्रीमियम हम पे करते हैं, कवर करती है, मोस्ट ऑफ कंपनियां कवर करती है। तो जो भी हेरिटेरी बीमारी है, जो भी ऑल डिसीज है, जो भी हमारे फादर या मदर से कंटिन्यू हमारे जीन्स में भी ट्रांसफर हुई है, वो हमें इंश्योरेंस कंपनी को दिखाना चाहिए। आज अल्कोहल सेवन करते हैं या टोबैको सेवन करते हैं, कितनी मात्रा में सेवन करते हैं, अगर वो सब दिखा दिया तो कभी भी हमें क्लेम में दिक्कत होगी नहीं।
सो सेकंड पॉइंट इज एग्जिस्टिंग डिसीज, एग्जिस्टिंग बीमारियां हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है वेटिंग पीरियड। आज पॉलिसी लेने के बाद वेटिंग पीरियड रहता है। समझो अगर एक्सीडेंट केस है, इमीडिएटली 24 टू 48 आवर्स में जैसे ही पॉलिसी नंबर हमारा कंप्लीट हुआ, प्रोसीजर पॉलिसी की कंप्लीट हुई, एक्सीडेंट केसेस में कवर करते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारियां है तो उसका वेटिंग पीरियड रहता है। मिनिमम 30 डेज से लेके 1 2 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। जैसे अगर मैं ओवरऑल बताऊं सभी इंश्योरेंस कंपनी का, अगर एक ही में एक चार्ट में अगर बात करूं, तो पहले साल मैं क्या पार्टी को बताता हूं, फर्स्ट ईयर सर आपको एक्सीडेंट केसेस में, इमरजेंसी केसेस में सर आपको क्लेम मिलेंगे। सर 1 साल कंप्लीट हुआ, उनके बाद कोई भी फीवर या छोटी कोई बीमारियां है, आपको वो क्लेम मिलेंगे। 2 साल कंप्लीट हुआ, तीसरे साल में सर छोटे मोटे ऑपरेशन मिलेंगे। और सर अगर 3 साल कंप्लीट हुआ, फोर्थ ईयर से आपको बड़ी सर्जरी भी कवर करेगी। और सर 4 साल कंप्लीट हुआ, 5वें साल में आपको पूरा कवरेज सभी बीमारियों में आपको क्लेम मिल सकता है। मैं मानता हूं कई सारी बीमारियां में कई सारी कंपनी अर्ली क्लेम देती है। जो मैंने 3 साल में बोला वो दूसरे साल में भी देती है, जो 2 साल के बाद मैंने बोला वो पहले साल में भी देती है। लेकिन दोस्तों अगर हमने वेटिंग पीरियड लंबा दिया और जब पार्टी के घर पे वो बीमारियां और वो डिसीज में अगर क्लेम आया और हमने कंपनी से वो क्लेम पास करवाया, हमने बोला है 2 साल, लेकिन एक ही साल में हमने वो क्लेम पास करवाया, सच बताओ पार्टी आनंदित होगी कि नहीं? पार्टी आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेगी। पार्टी को अच्छा लगेगा कि ये 2 साल के बाद मिलने वाला जो क्लेम है वो एजेंट ने अभी दिलाया। आपकी इमेज बढ़ेगी और बिजनेस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हो सके तो वेटिंग पीरियड बताओ। कई सारे दोस्त वेटिंग पीरियड की डिस्कस ही नहीं कर रहे, और फिर पार्टी को क्लेम आता है और पार्टी जब क्लेम के लिए बात करती है उस टाइम पे हम बोलते हैं कि क्लेम नहीं मिलेगा। तो उसी टाइम पे पार्टी वहां पे टूट जाती है और नेक्स्ट टाइम हमारे पास वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता है। फोर्थ पॉइंट जो ध्यान में रखना है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। आज ज्यादातर पार्टी को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, उनको कैशलेस फैसिलिटी अच्छी लगती है। लेकिन जब पॉलिसी हम डिस्कस करते हैं, जब पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, उस टाइम पे उनके एरिया में या वो सिटी में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन अगर हमारी कंपनी के साथ और हमारी पॉलिसी के साथ वो लिंक नहीं है, यानी कि वहां पे कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर इमरजेंसी के केस में पार्टी कहाँ पे पहुंचती है, नजदीक में हॉस्पिटल है वहां पे सबसे पहले वो ट्रीटमेंट लेने के लिए पहुंचती है। लेकिन अगर वो नजदीक में हॉस्पिटल है लेकिन नॉन लिंक है, हमारी कंपनी के साथ लिंक नहीं है, वहां पे कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, पार्टी को कैशलेस फैसिलिटी हमने समझाई है और वहां पे उसको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, शायद पार्टी हमें गलत समझेगी या हमारी कंपनी या हमारी पॉलिसी गलत दिया है, उनके माइंड में वो मैसेज जाएगा। सो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जितने भी हॉस्पिटल नॉन लिंक है, हमारी कंपनी के नेटवर्क में नहीं है, वहां पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, वो पूरा लिस्ट जो कंपनी की ओर से हमें देते हैं वो हमें पार्टी को देना पड़ेगा, पार्टी को समझाना पड़ेगा, जिससे वो कैशलेस ना करते हुए रीएम्बर्समेंट केस में डाले। अगर उनको वहां पे जाना है, वहां पे ट्रीटमेंट लेनी है, ले सकती है पार्टी, लेकिन वो रीएम्बर्समेंट में हम उसका क्लेम रख सकते हैं। 5 पॉइंट, पांचवा पॉइंट, नॉट कवर सर्विसेज। कई सारी ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है, पार्टी को बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट, आज डेंटल कई सारी ट्रीटमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। जैसे मुझे यहाँ पे दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है और वो दांत मुझे चेंज करना है या उसके ऊपर मुझे गोल्ड कवर करना है, आज सोने का मुझे कवर करना है, लेकिन ये जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही है।
तो उस टाइम पे वो क्लेम रिजेक्ट होगा। तो पहले से पार्टी को बताना है, आज आयुष ट्रीटमेंट कवर नहीं करती है, आज ओपीडी चार्ज कवर नहीं करती है, आज जितनी भी ओपीडी चार्ज आज लेके आए, लेकिन अगर आप 24 आवर्स एडमिट नहीं हुए तो वो सर्विसेज, वो ओपीडी चाहे 2000, 5000 या 10,000 रुपया दिया है पार्टी ने, लेकिन वो कवर नहीं करेंगे। उसके लिए 24 आवर्स एडमिट होना जरूरी है। अगर एडमिट हुए तो जितनी भी ओपीडी या जो भी एक्सपेंस है वो कवर करेगी। आज कई सारी कंपनियां में कई सारी पॉलिसी है जिसमें मैटरनिटी नहीं है बेनिफिट। अगर मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए तो उनको थोड़ा एड ऑन प्रीमियम, यानी उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो वो अगर हम क्लियरिटी किया कि ये चीज कवर नहीं करते हैं, नॉट कवर सर्विसेज, ये सर्विसेज कवर नहीं करते, अगर ये पहले से क्लियरिटी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन अगर क्लियरिटी नहीं किया तो पार्टी आगे जाके क्लेम रखेगी और उस टाइम पे हमने बातें बताई तो शायद हमारी बातें रॉन्ग हो सकती है, उसके माइंड में हमारी इमेज डाउन हो सकती है। सो पहले से हम नॉट कवर सर्विसेज, जो सर्विसेज या डिसीज हमारी पॉलिसी में कवर नहीं है, उनकी ट्रांसपेरेंसी रखे और पार्टी को इंफॉर्मेशन दे। माय 6 पॉइंट, जैसे बात बताई कि कई सारी सर्विसेज कवर नहीं करते हैं, वैसे ही कई सारी डिसीज, कई सारी सर्जरी कवर नहीं करते। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ प्लान में, मोस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं करते हैं। आज मैं मेरे चेहरे में कोई चेंज करूं और कॉस्मेटिक सर्जरी कराऊं, साथ में प्लास्टिक सर्जरी में करवाऊं, कवर नहीं करती है इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों, आज जेंडर ट्रांसफर है, लेडीज में से जेंट्स, जेंट्स में से लेडीज, आज की तारीख में कई सारे लोग इनके लिए सर्जरी करवाते हैं, तो वो पॉलिसी में कवर नहीं है, पॉलिसी के उसका क्लेम नहीं मिलेगा। आज अगर अल्कोहल का सेवन करते वो छोड़ने के लिए, आज अगर कोई इंसान ड्रग्स रेगुलर बेस पे लेता है, उनको छोड़ने के लिए रेगुलर बेस पे अगर वो महीना या 1.5 महीने या 2 महीना कोई ट्रीटमेंट लेता है, वो भी कवर नहीं करती है। आज कई सारी बैड हैबिट्स है जो छोड़ने के लिए हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं और वो कॉस्टली होती है, वो यहाँ पे इंडिया में या आउट ऑफ कंट्री में जाके वो ट्रीटमेंट हम लेते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं करती है, उसका क्लेम नहीं मिलता है। तो ये सब हमें पार्टी को बताना पड़ेगा। सो ये ट्रांसपेरेंसी अगर रखेंगे तो हमें भी तकलीफ नहीं होगी और पार्टी को भी तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, माय 7 पॉइंट, लेफ्ट सेशन पॉलिसी। दोस्तों, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है मिनिमम 1 साल का होता है। कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज की तारीख में 2-3 साल की क्लब बना के भी देते हैं, लेकिन जो भी पीरियड है वो पीरियड से 15 दिन पहले, खत्म होने से 15 दिन पहले या 1 वीक पहले या मैक्सिमम 24 आवर्स पहले हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर समझो आज खत्म हो रहा है, रात को 12 बजे कंप्लीट हो रहा है और 12:25 को अगर क्लेम आया, अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर इमरजेंसी हुई, वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। कम से कम मिनिमम 1 वीक पहले पॉलिसी रिन्यू करनी है। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में आप चेक डालोगे या रिन्यू के लिए एप्लीकेशन डालोगे या पेमेंट कर दिया, रिन्यू लास्ट डे से ही होती है, वो 1 वीक पहले नहीं करेगी। जो भी लास्ट डेट है उस दिन से ही रिन्यू करेगी। लेकिन अगर वो भूल गए तो उस टाइम पे अगर क्लेम आया, वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है कंपनी। नो रिन्यूअल, नो क्लेम। अगर रिन्यू नहीं किया, क्लेम भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरा 8वां पॉइंट, 8 पॉइंट, सम एश्योर्ड बढ़ा लीजिए। मेरे हिसाब से एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए ट्रेनर, मिनिमम स्टार्टिंग वो 10 लाख। अगर आप 50 के ऊपर है, मिनिमम 20-25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ट्रीटमेंट जो है वो महंगी हो चुकी है। अगर आप बाईपास सर्जरी करवाते हो तो भी 5 से 7 लाख रुपया एक्सपेंस होता है, और अगर आपने उस टाइम पे 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, क्लेम 5 लाख आया, तो जो ऊपर के 3 लाख है वो आपको नहीं मिल पाएंगे और वो अपने जेब से देने पड़ेंगे। सो बेटर है अभी जो जितने भी डिसीज है उसमें जो ट्रीटमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट की प्राइस हाई है। आज कई सारी हॉस्पिटल है जो फैसिलिटी देती है,
बहुत ही अच्छे से सूट रूम या डिलक्स रूम या सेमी डिलक्स रूम, जिसमें हम आराम से रह सके, आराम से हमारी ट्रीटमेंट करवा सके। आज अगर ट्रीटमेंट की बात निकलती है, तो अच्छी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चाहते हैं क्लाइंट, और अच्छे बेड होने चाहिए और अच्छी तरीके से हमारी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, जब क्लाइंट इंश्योरेंस सिलेक्शन की बात करते हैं, तो उस टाइम पे सम एश्योर कम होना चाहिए, वो प्रेफर करते हैं। सो इंश्योरेंस लेते टाइम सम एश्योर कम, सम एश्योर छोटा प्रेफर करते हैं, लेकिन क्लेम पूरा चाहिए। ये तो दोनों विपरीत साइड बात हुई, दोनों अलग-अलग बात हुई। इसलिए जब भी इंश्योरेंस सिलेक्शन करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, तो सम एश्योर मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे हमारा क्लेम जो है, वो भी अगर बड़ा क्लेम आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। आज कैंसर जैसी डिसीज में मिनिमम 20 लाख एक्सपेंस होता है। तो आज 15-20 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हमें कैंसर की डिसीज में शायद 10-15 लाख रुपया हमारा एक्सपेंस हुआ, आराम से कर पाएंगे। सभी ट्रीटमेंट अच्छी हॉस्पिटल में और अच्छी तरह से हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्ट्रांग है। तो हेल्थ इंश्योरेंस सम एश्योर जब सिलेक्शन करो, तब हमारा मैक्सिमम सम एश्योर हमें लेना चाहिए। प्रीमियम ज्यादा आएगा, लेकिन शुरू में प्रीमियम ज्यादा लगता है, लेकिन जब क्लेम आता है तब वही प्रीमियम हमें छोटा दिखता है, क्योंकि क्लेम बड़ा हो जाता है और क्लेम की अमाउंट बड़ी मिलती है। सो ऑलवेज सिलेक्शन मैक्सिमम सम एश्योर्ड। दोस्तों, सबसे ज्यादा आज की तारीख में फ्लोटर पॉलिसी चलती है। पहले के जमाने में इंडिविजुअल अलग-अलग सम एश्योर चलता था, लेकिन आज हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो चारों के बीच में 10 लाख या 20 लाख या 15 लाख ऐसे फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं। पूरे साल में किसी का भी एक्सपेंस हुआ, वो 20 लाख की पॉलिसी ली है, तो 20 लाख का वहाँ पे एक्सपेंस हमें मिल सकता है। एक ही इंसान में 20 लाख मिल सकता है और चारों में 20 लाख मिल सकता है, जिससे प्रीमियम भी कम आएगा और साथ में चारों का 20 लाख तक कवर कर सकते हैं। टोटल 20 लाख एक्सपेंस तक कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा 8वां पॉइंट है, मैक्सिमम सम एश्योर कवर लिए। दोस्तों, लास्ट पॉइंट, 9वां पॉइंट, वो है इंटीमेशन। दोस्तों, मैंने देखा है कई बार हमें पार्टी लेट इंटीमेट करती है। एक्सीडेंट के केस में 24 आवर्स में हमें कंपनी को इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। चाहे कोई भी डिसीज के लिए भी एडमिट हुआ है, तो 24 से लेके 48 आवर्स में हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जिससे कंपनी को अगर पूछताछ या वहाँ पे उनको इंक्वायरी करनी है तो वो कर सकती है। लेकिन कई सारे केस में आज पार्टी हमें बता नहीं रही है, पार्टी ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, जिससे आगे उनका क्लेम रिजेक्ट होता है। सो दोस्तों, अगर हेल्थ इंश्योरेंस हम पार्टी को समझा रहे हैं या हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी हम एडमिट होते हैं या हमारे घर पे कोई बीमारियां आती है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर डॉक्टर ने बताया कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो मिनिमम 24 आवर्स हमें एडमिट होना है, और जैसे ही हम एडमिट हो, हमारे एजेंट को हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और एजेंट वही इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी चाहिए 24 से लेके 48 आवर्स में, जिससे क्लेम में कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लेम अप्रूवल आराम से हो। सो इंटीमेशन, अगर रीएम्बर्समेंट है 24 टू 48 आवर्स इंटीमेशन देना है, बाद में जब डिस्चार्ज होगा उस टाइम पे फाइल देनी है। लेकिन अगर वहां पे कैशलेस फैसिलिटी आप यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में से पूरा एस्टिमेट मंगा के वो अमाउंट हमें वहां पे कैशलेस के लिए हमारी कंपनी को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और वो मेल का रिप्लाई आता है, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट चालू करनी चाहिए। सो इमरजेंसी के केस में भी ट्रीटमेंट चालू होने के बाद भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से अप्रूवल ले लिया, बेटर है। जिसमें इमरजेंसी वाले केस नहीं है, वहां पे पहले से अप्रूवल ले लो, और जहां पे इमरजेंसी वाले केस है, वहां पे बाद में भी हम 48 आवर्स में वहां पे अप्रूवल ले सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 9 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एवरी सैटरडे नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में रहूंगा।
अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी प्रेरित कीजिए और ये वीडियो के थ्रू उनकी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कीजिए। ऐसी उम्मीद के साथ यहाँ पे वापस मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।